नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की क्लास में हमने भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियों पर चर्चा की थी। आज हम संसद के प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन लोकसभा पर चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर होगा, जिसमें प्रथम सदन का नाम लोकसभा एवं द्वितीय सदन का नाम, लोकप्रिय सदन का नाम लोकसभा रखा गया। अब देखिए बच्चों, लोकसभा के गठन की जब हम बात करते हैं तो पहले भी मैंने आपको बता दिया, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। संविधान में उपबंध है कि लोकसभा के 530 से अधिक सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे और 20 से अधिक सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से होगा जैसा संसद विधि द्वारा उपबंध करे। इसके अतिरिक्त 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है मूल संविधान के अनुसार। अब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 82 है बेटा, वो परिसीमन आयोग की व्यवस्था करता है, जो प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता है। संसद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग की देखरेख और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाता है। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा अगले लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में निर्णय लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 2001 तक वही रहेगी जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। ये व्यवस्था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के आधार पर की गई है, जिसमें कितनी राज्यों को जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर लोकसभा या विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो, ऐसा नियम रखा गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस संबंध में अधिकतम सीमा बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती रहती है। मूल संविधान के अनुसार SC/ST के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए थे, लेकिन बाद में इसे और अधिक बढ़ा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 81 में भी ये कहा गया है, प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासंभव समस्त देश में एक समान रखने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन यह बात उन राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। इसी प्रकार अनुच्छेद 303 द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्षेत्रों के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में जो व्यवस्था की गई है वह नागालैंड पे लागू नहीं होती है। तो 552 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, जो लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार होना चाहता है, निर्वाचक उनका जो निर्वाचन किया जाता है, उनके लिए क्या योग्यता रखी गई है। तो लोकसभा के चुनाव में सभी सदस्य जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी 18 वर्ष से अधिक आयु है, जो पागल और दिवालिया नहीं है, वो मतदान कर सकते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए जहाँ तक योग्यता की बात है, पहली बात तो है भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चों, लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह लाभ के पद पे ना हो और वह किसी न्यायालय द्वारा पागल नहीं ठहराया गया हो। ये योग्यताएं होना उनका आवश्यक है। अब जहाँ तक कार्यकाल की बात है बच्चों, वैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समय से पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पे राष्ट्रपति के द्वारा उसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं, और नियम यह है कि लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की गणपूर्ति कुल संख्या का 10वां भाग है। संसद सदस्यों को विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। संसद में या
किसी समिति में उनकी की गई बात के आधार पर न्यायालय की कार्यवाही नहीं की जा सकती। न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने का अधिकार नहीं है। सभा के सत्र के दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद के सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और संसद सदस्यों को जूरी सदस्यों के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये आपके लोकसभा के गठन के मुख्य पॉइंट हो गए। अब बात आती है बच्चों की लोकसभा की क्या शक्तियां तथा अधिकार है। लोकसभा चूँकि मैंने आपको कहा प्रथम सदन है, निम्न सदन है, तो उसे बहुत अधिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं। अब हमने जब संसद की शक्तियाँ की थी तो काफ़ी क्लियर हो गया था, लेकिन हम आज इसे और देख लेते हैं। सबसे पहले विधायी शक्ति। बेटा, विधायी शक्ति का तात्पर्य है कि कानून निर्माण संबंधी। हम जानते हैं कि प्रथम सदन है तो नेचुरली जो भारतीय संसद का जो प्रथम सदन है वो संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशेष विषयों पे कानून के निर्माण करता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पे भी कानून का निर्माण किया जाता है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था है। चूँकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होती है तो अधिकतर लोकसभा के पक्ष में ही डिसीजन होते हैं, जैसा लोकसभा चाहती है वैसा ही होता है। कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा साधारण अवित्तीय विधेयक को 6 महीने तक रोक रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। व्यवहार में सारे महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही रखे जाते हैं। दूसरा, वित्तीय शक्ति की जहाँ तक बात है बच्चों, वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा बहुत अधिक पावरफुल है। वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन में उसे पारित कर दे तो ठीक, नहीं तो वो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। अनुदान की मांगे, बजट, वार्षिक बजट भी लोकसभा के समक्ष रखा जाता है और समस्त आय व्यय की स्वीकृति लोकसभा से ही ली जाती है। फिर कार्यपालिका पे नियंत्रण की शक्ति। चूँकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है, तो लोकसभा बहुत अधिक पावरफुल है। संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा गजट को स्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव करके सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी कई बार बाध्य कर सकते हैं। वह काम रोको प्रस्ताव से सरकार की गलत नीतियों को प्रकाश में ला सकते हैं और अंतिम रूप से लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अथवा अर्थ मंत्री परिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो बच्चों, कार्यपालिका पे नियंत्रण रखने के 5-6 साधन है: निंदा प्रस्ताव, आलोचना प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना और सबसे अंतिम हथियार है वो अविश्वास प्रस्ताव। जब तक लोकसभा में मंत्रिमंडल को संघीय कार्यपालिका को विश्वास प्राप्त है तभी तक वो सत्ता में रह सकती है, अन्यथा नहीं। फिर संविधान संशोधन के संबंध में भी लोकसभा पावरफुल है बच्चों। संविधान में संशोधन करने का अधिकार लोकसभा को है। संविधान के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है। ये बात आपको ध्यान रखनी बच्चों कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है और संविधान संशोधन होने के लिए संसद के दोनों सदनों अलग अलग कुल बहुमत तथा उपस्थित मतदान में भाग लाने वाले सदस्यों के 2 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संसद के अधिकांश प्रावधानों में अकेली संघीय संसद के द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। राज्यों के विधानमंडलों पे कुछ मामले में मात्र स्वीकृति ही ली जाती है। तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट बच्चों, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और उन्हें पदच्युत करने का अधिकार भी लोकसभा के पास है।
लोकसभा जनता का सदन है, जनता की शिकायतों का निवारण उनके द्वारा किया जाता है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो कार्य किए जाते हैं उनमें है लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव अगर राज्यसभा पास कर दे तो लोकसभा द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने बाद स्वतः ही समाप्त मान ली जाती है। इन शक्तियों को देखने के बाद ये स्पष्ट है कि लोकसभा की शक्तियों के उपयुक्त अध्ययन से हम देख सकते हैं कि यह संसद देश का सर्वोच्च अंग है और लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण अंग। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।